आगामी मानसून को देखते हुए आपदा से बचाव और आपदा के समय में अब विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण की ओर से देहरादून में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। मानसून की तैयारियों के लिए आयोजित कार्यशाला पर सीएम धामी ने कहा कि प्रशासन के सभी लोग मानसून से पहले की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं और हम आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन उनके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। इसी दृष्टि से आज कार्यशाला का आयोजन हुआ और इसमें सभी पहलुओं पर दिन भर चर्चा होगी। आपको बता दें कि निष्कर्ष पर कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और चूंकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी पहलुओं पर दिन भर चर्चा होगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आपदा मित्र हमारे पहले से काम करते रहे हैं। आपदा सखी में हमारी महिलाओं का योगदान होगा, उनकी भी सहभागिता होगी, जो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में और समाज को जागरूक करने की दिशा में भी एक कदम होगा, क्योंकि महिलाएं हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में आज बहुत शानदार काम कर रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा जून के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। तो वही कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर पूरे तरीके से जो प्रबंध हैं वो कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, मार्ग भी पूरा अच्छा है और आदि कैलाश तक की यात्रा प्रारंभ हो गई है। अनेक देश दुनिया के लोग आ रहे हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ होगी, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि विगत कई वर्षों के बाद ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और राज्य की सीमा के अंदर हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उत्तराखंड में हुए बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार न्याय की जीत हुई है। कोर्ट ने इस मामले में तीनों दोषियों को, जिसमें पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को सख्त आजीवन कठोर कारावास की सजा दी है। इस फैसले ने न केवल अंकिता के परिवार को एक बड़ी राहत दी, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता में यह भरोसा भी मजबूत किया कि कानून और सरकार न्याय दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। इस जघन्य अपराध के सामने आते ही सीएम धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने तत्परता दिखाई और सजा सुनाए जाने के बाद सीएम धामी ने कहा कि हमारी बेटियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हम अंकिता का जो ये पूरा हत्याकांड रहा, इसे देखते हुए लगातार कार्रवाई की बात कर रहे थे और कार्रवाई हुई और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। हम अंकिता को वापस तो नहीं ला सकते थे, लेकिन उसके साथ न्याय हो, हमने ये सुनिश्चित किया है। इस तरीके के फैसले आने वाले समय के लिए भी एक संदेश है। नजीर है कि देवभूमि उत्तराखंड में कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कानून के हाथ से बच नहीं सकता। अपराध में कौन कौन जो है भागी है, सबको दंड और सबको सजा मिलेगी, ये हमने तय किया है। और ये घटना हुई है तो अब भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो। हम एक नजीर बनाना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटियां सब बिल्कुल निस्वार्थ होकर, निश्चिंत होकर, बिल्कुल निर्भय होकर, जिनमें कोई भय न हो, इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से अपना काम करें। और हमारी बेटियों की जो सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही हमारे राज्य में है। अंकिता भंडारी मर्डर केस मामले में फैसला आने के बाद उत्तराखंड में राजनीति शुरू हो गई है। जहां पर बीजेपी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस ने अंकिता भंडारी के परिवार के लिए अधूरा न्याय से बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं करण माहरा, उन्होंने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले का तो स्वागत किया। उन्होंने ये भी कहा कि यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला निश्चित रूप से अंकिता को आंशिक न्याय दिलाता है, लेकिन अंकिता के लिए पूर्ण न्याय नहीं है।
महारा ने यह भी स्पष्ट किया कि अब भी कई गंभीर सवाल हैं जिनका उत्तर धामी सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि आज भी ये स्पष्ट नहीं है कि वीआईपी व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास किए। भंडारी मर्डर केस में जज साहब ने फैसला दिया और 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट अपना फैसला सबूतों के आधार पर करती है। अभी ये न्याय अंकिता का पूरा नहीं हुआ है जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आता और उन नेताओं को सजा नहीं होती जिन्होंने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, अंकिता का कमरा तोड़वाया, जिन्होंने अंकिता का बिस्तर तालाब में डाल दिया, स्विमिंग पूल में, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो पुलिस के अधिकारी जिसने कमरे को वीआईपी बताया, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस विधायक और उस बड़े नेता के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई, और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपना न्याय करना होगा। वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता की ये दशा की गई, उसका नाम सबके सामने आना बहुत आवश्यक है। केवल उत्तराखंड नहीं, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अंकिता को की जो हत्या हुई है उसका जो मुख्य कारण जो वीआईपी था, उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए और ये लड़ाई जारी रहेगी। हम मां प्रकृति से और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो वीआईपी जल्दी से जल्दी एक्सपोज हो और उसका नाम लोगों तक पहुंचे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है। तो वहीं शुरुआत में चारधाम यात्रा की रफ्तार हालांकि कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे रफ्तार बढ़ रही है। मौजूदा समय में हर दिन करीब 70 से ज्यादा श्रद्धालु, 70,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो यात्रा पर हैं। अभी तक 16,42,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। तो गंगोत्री धाम में अभी तक श्रद्धालु जो दर्शन कर चुके हैं, चारों धामों समेत अब आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, 16 लाख के पार हुआ आंकड़ा, करीब अब 17 लाख होने को है। अपडेट्स ये हैं, केदारनाथ धाम में 6,25,837 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 2,79,047, गंगोत्री धाम में 2,41,610, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में 35,226, 4,35,226 का यह आंकड़ा बद्रीनाथ धाम के लिए। इतने श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत रुड़की के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में 11 करोड़ की लागत से जिले की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें 66 स्कूलों को शौचालय और 23 स्कूलों को अतिरिक्त कक्ष के साथ ही 15 स्कूलों में लैब की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जिले के सरकारी स्कूलों में जो भी दिक्कतें हैं उन सभी को दूर किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने रुड़की के सिविल अस्पताल में बात अगर करें तो 4 साल से बंद पड़े आईसीयू वार्ड को लेकर कहा कि नर्सिंग स्टाफ की दिक्कत की वजह से आईसीयू वार्ड शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब स्टाफ मिल चुका है। इसे शुरू कराने के लिए सीएमओ हरिद्वार को निर्देश दे दिए गए। हम लोगों ने शिक्षा विभाग में 11 करोड़ रुपए की लागत से एक तो 66 स्कूलों के लिए शौचालय के लिए निर्माण के लिए पैसा दिया है। दूसरा, हमने 23 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष के लिए पैसा दिया है। तीसरा, हमने लगभग 15 स्कूलों में बच्चों के लिए भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की लैब के लिए पैसा दिया है। फिर हम लोगों ने कई विद्यालयों में जो जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे उनके लिए भी पैसा दिया है। और आज जो हमारे टॉपर बच्चे थे उनको भी सम्मानित किया है। जिन बच्चों ने खेल में बहुत अच्छा काम किया है या उन्होंने मेरिट में आए हैं, टॉपर्स की मेरिट में भी आए हैं और खेल में भी उन्होंने राज्य स्तर पे जो है जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको भी आज हमने सम्मानित किया है। खबरों में बढ़ते आगे। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर प्रेस क्लब हरिद्वार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया की भूमिका थीम पर चर्चा की गई। आपको बता दें, कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शिरकत की है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया है। इस दौरान सीनियर जर्नलिस्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए मीडिया की भूमिका को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ऑपरेशन के बाद तक भारतीय मीडिया ने संतुलित कवरेज की है और बहुत सजगता के साथ अपनी भूमिका अदा की। सभी पत्रकार मित्रों को बहुत बधाई देता हूं कि हिंदी पत्रकारिता के 199 वर्ष पूरे हुए हैं और
एक दूरदर्शी पत्रकार जो बेसिकली एडवोकेट थे, जुगल किशोर शुक्ल जी, उनकी शुरुआत उदंड मार्तंड से, और आज हजारों अखबार हिंदी भाषा में निकल रहे हैं। तो उनको हम याद भी करते हैं और सभी को बधाई देते हैं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं बधाई देता हूं उन पत्रकारों को जो हिंदी रक्षण संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से भी हिंदी भाषा का संरक्षण हो रहा है और पूरे विश्व में इसके लिए स्वीकार्यता जगी है। इसके लिए जहां सिनेमा के हम बधाई देना चाहेंगे पत्र पत्रिकाओं को, उससे भी कहीं अधिक समाचार पत्रों को, समाचार चैनलों को, उन समाचार चैनलों को जो हिंदी के माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं। सच तो यह है कि आप सभी भाषाओं के समाचार सुन रहे हैं, पर जिस तरह से आप एक सटीक और प्रामाणिक अपने में कोई एक जिस समाचार की अपेक्षा करते हैं वो हिंदी में ही होता है। हेली टिकट के नाम पर अवैध वसूली करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। केदारनाथ धाम के लिए संचालित हेली टिकटों की कालाबाजारी या फिर ओवर रेटिंग से संबंधित मामले उजागर होते रहते हैं। एसपी रुद्रप्रयाग ने हेलीकॉप्टर टिकटों के नाम पर होने वाली कालाबाजारी को लेकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और जल्द ही अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी को अंजाम दिया जाएगा। ये केदारनाथ धाम में जो हेली सर्विस चलती है, इसको लेके जो हेली टिकट है, जिसमें 2 प्रकार के मुख्यतः फ्रॉड होते हैं। एक साइबर फ्रॉड से होता है जो साइबर ठग द्वारा किया जाता है, और एक ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू टिकट जाता है। तो इसमें दोनों के लिए हमने अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना के इसमें फाइट किया। साइबर की अगर बात करूँ तो पिछले साल हमें लगभग 650 कंप्लेंट मिली थी। इस साल अभी वो लगभग 12 से 13 है। तो हमारी जो डिजिटल वॉलंटियर और साइबर की टीम है उसने अच्छा काम इस बार किया है। जो अभी का करंट केस है ये ब्लैक मार्केटिंग से कंसर्न है, और इसमें लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये एक पर लूपहोल सिस्टम में मिल गया कि जिसको एक्सेस है उस डेटाबेस का या टिकलिटी का, उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो हमने इसमें 2 FIR पिछले 10 दिनों में लिखी थी। दोनों में भी विवेचना प्रगति बहुत अच्छे स्तर पे है। दोनों अलग अलग गिरोह हमने ट्रेस किए और इसमें अब गिरफ्तारी हमने शुरू कर दी। देहरादून के जिला अस्पताल यानी कि कोरोनेशन हॉस्पिटल ने मरीजों को खून की आवश्यकता पड़ने पर अन्य अस्पताल या फिर ब्लड बैंक से खून उपलब्ध कराने के लिए रक्त गरुड़ वाहन की शुरुआत की है। इस बात को लेकर कोरोनेशन हॉस्पिटल के PMS ने यह कहा है कि ब्लड की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मरीज के परिजनों से 50 रुपये शुल्क लिया जाएगा, और अगर कोई मरीज शुल्क देने की स्थिति में नहीं है तो ये सुविधा मुफ्त में भी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि गरुड़ वाहन में तैनात चालक को संबंधित ब्लड बैंक या फिर अस्पताल के बारे में पता होगा जहां से खून की व्यवस्था हो सके, ताकि मरीज के परिजनों को भाग दौड़ करने की आवश्यकता न पड़े। अधिकारी महोदय के सौजन्य से हमें जो है गरुड़ वाहन उपलब्ध कराया गया है। इसका नाम है रक्त गरुड़ वाहन। किसी पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको अटेंडेंट को परेशान ना होना पड़े। मान लो हमारे यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, उसको दून अस्पताल से लाना है या कहीं और से ब्लड लाना है, तो हमारे यहाँ से स्पेशल उसको व्हीकल दिया जाएगा जिसका नाम रक्त गरुड़ वाहन है। उसका चार्ज फिक्स होगा 50 रुपये, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और अगर वो पेशेंट गरीब है, 50 रुपये पे करने लायक नहीं है, तो वो PMS के अनुरोध पर फ्री भी किया जा सकता है। लेकिन उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं से भी ब्लड मिले, लेकिन वो ब्लड मिल जाए उसको, और खुद ना दौड़ना पड़े इधर-उधर, क्योंकि पेशेंट को, वो अटेंडेंट को पता नहीं होता कि कहाँ से लाना है। तो गरुड़ वाहन में हमारे जो ड्राइवर होगा उसको सब पता होगा कि कहाँ मिल सकता है। हम भी फ़ोन से कांटेक्ट करेंगे कि भाई कहाँ आपके यहाँ ये ब्लड ग्रुप अवेलेबल है, हम उसको वहीं भेजेंगे। तो इससे खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के सराय में चल रहे एक मेले में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इमरान नाम के एक शख्स ने प्रशासन से मेले में झूला लगाने की परमिशन ली थी, लेकिन इस परमिशन की आड़ में बाहर से वो डांसर बुलाकर अश्लील डांस वहां पर करवा रहा था। इसकी जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत इस मेले को यहां से खत्म कराया गया, और वीडियो सोशल मीडिया पर क्योंकि वायरल हुआ था, जैसे ही पुलिस के संज्ञान में मामला आया तो तुरंत इस मेले को बंद कर दिया गया। साथ ही आयोजक इमरान को कड़ी फटकार लगाई ही हिदायत दी गई। हमें ये एक मेले की अनुमति ली गई थी जिसमें झूले लगाने की अनुमति थी, लेकिन बाद में जब वहाँ से ये जानकारी में आया, वहाँ के व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई कि मेले में डांस कराया जा रहा है,
इस पर तत्काल पुलिस में जो है उस व्यक्ति के जो आयोजक है उसके विरुद्ध कार्रवाई करी है निरोधात्मक, और जो है उस मेले को और डांस को बंद करा दिया। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर काकड़ा गाड़ के पास पहाड़ी से गिरे भारी पत्थरों की चपेट में आने के चलते एक यात्री वाहन पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस दौरान चालक सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी के तट पर नगरपालिका बड़कोट ने आयोजित तिलाड़ी शहीद दिवस कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों के साथ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। सैकड़ों लोगों ने वीर शहीदों के स्मारक पर पुष्प अर्पित करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुरानी पेंशन बहाली के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आज हम यहाँ पर तिलाड़ी के शहीदों को कुर्बानी से सीख लेते हुए अपनी लड़ाई मुकाम तक पहुँचाने का संकल्प लेकर जा रहे हैं। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पर संकल्प लिया गया है और कि पुरानी पेंशन को बहाल हम कराएंगे, इस तरीके का संकल्प लिया गया है। शहीदों के परिजनों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया और सभी शहीदों को नमन किया गया। पहले तो मैं अपने एनएम ऑफिस परिवार की ओर से तिलाड़ी के शहीदों को सत नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम लोग पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन अपने इस आंदोलन को गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि भारत के कोने कोने पर जो जितने भी हमारे देश के वीर क्रांतिकारी रहे हैं, निश्चित तौर पर हम ऐसे दिवस पर उनको याद करते हैं। रामनगर विधानसभा के ढिकुली में पेयजल निगम के अधिकारियों ने अब स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक की है। स्थानीय ग्रामीणों का यह कहना है कि ढिकुली में बीते 2 साल से बोरिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन बोरिंग कार्य सही नहीं होने के चलते जिस कारण स्थानीय ग्रामीणों को पेयजल मुहैया होने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जल निगम और विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ग्रामीणों की पेयजल समस्या का समाधान होगा। अधिकारियों से हमने पहले ही बात की थी। ड्यू टू दिस अपना वाटर वेल ढिकुली में जो होना है, 1 साल से थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी, तो हम उसी फील्ड से रिलेटेड हैं। हम ऑयल और गैस वेल डील करते हैं, तो इनसे एक मीटिंग हुई थी, इनके रिसर्च अभियंता से भी, इनके जेई से भी। तो आज इनकी टेक्निकल टीम को हमने बुलाया और उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में समझाया और क्या क्या केमिकल इनको ऐड करने हैं। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि जब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे और ये लोग वो केमिकल यूज करेंगे, बट हम हर समय इनके साथ हैं। अगर ये हमारा साथ लेना चाहें तो हम इस वेल को सक्सेस करके देंगे। हर साल बारिश शुरू होते ही राजधानी देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती नजर आ रही है। बारिश में शहर के कई इलाके पानी में डूबे नजर आए, तो वहीं आश्वासन जरूर मिलता है कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर जब नजर जाती है तो वादे और दावे सभी हवाई नजर आते हैं। ऐसे में इस बार 1 हफ्ते पहले मानसून आने की संभावना, इसे देखते हुए नगर निगम भी अपने स्तर से कार्य कर रहा है। मेयर का कहना है कि देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए सिंचाई विभाग ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें 4000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, तब जाकर ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो पाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम अपने संसाधनों के साथ नदियों का लगातार साफ करने का कार्य करवा रहा है। देखिए, वैसे तो पूरे देहरादून का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने का सिंचाई विभाग ने एक अपना पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसका कि जो लगभग 4000 करोड़ रुपया इसमें लगने वाला है। मतलब वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उससे तब जाके देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ठीक हो पाएगा। पर नगर निगम जो है सीमित संसाधनों के साथ हम छोटी अपनी जो नालियां हैं वो हम साफ़ कर रहे हैं, उनको गहरी भी कर रहे हैं, नदियां साफ़ कर रहे हैं। नदियों में जो गाद है, कीचड़ है, उसको हम लगातार साफ़ करवा रहे हैं और नालियां गहरी बनवा रहे हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे नई नालियों का निर्माण करके थोड़ा सा हम जो है ड्रेनेज सिस्टम में सुधार ला सकते हैं, उन चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रिंस चौक पर मैंने कहा है कि अगर उसमें कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा निगम को भी देना पड़ता है, तो निगम देने को तैयार है। उसमें से अंडरग्राउंड नाली बना के और उसको आगे खाले में ताकि जोड़ के, ताकि जो वहाँ पे जल भराव होता है वो उसके समस्या का समाधान हो सके। भारत में प्रत्येक साल सड़क दुर्घटना में लाखों लोग समय से पहले ही काल के गाल में समा जाते हैं।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से राजधानी देहरादून में रैली आयोजित की गई है। रैली में काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राज्यसभा सदस्य ने राजपुर रोड के विधायक खजान दास और कैंट क्षेत्र के विधायक के साथ हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इससे पहले लैंडस्टोन चौक स्थित दून लाइब्रेरी में सड़क दुर्घटनाओं के कारण और इन्हें रोकने के उपायों के संबंध में परिचर्चा भी आयोजित की गई। सांसद नरेश बंसल का ये कहना है कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए आवश्यकता है कि इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लोग यातायात नियमों का पालन करें। रैली निकाली जा रही है। उससे पहले जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचा करके एक उल्लेखनीय अनुकरणीय कार्य किया है, उनको सम्मानित करने का भी एक अच्छा काम विभाग के द्वारा इसमें हुआ है। और जागरूकता रैली के माध्यम से सारे समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है कि जो यातायात के नियम हैं सब उसका पालन करें, ओवर स्पीड न करें, नशा करके न चलाएं, ओवरलोडिंग न करें, रेड लाइट का ध्यान रखें, यातायात के जितने नियम हैं उनका पालन करें, हेलमेट लगाएं, बच्चे भी हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट बांधें। इन सब के लिए जो जागरूकता करने की आवश्यकता है उसके लिए इस कार्यक्रम के बाद आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। हरिद्वार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में स्वतंत्रता सेनानी और उनके उत्तराधिकारी परिवार समिति के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित उप जिलाधिकारियों और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों की तरफ से जो भी समस्याएं बताई गई हैं उन समस्याओं को तत्परता से निराकरण करना सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मादक पदार्थ अवैध शराब आदि तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक महिला आरोपी को 1.6 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ पकड़ा है। पुलिस की नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है।